हेलो एवरीवन। आप सभी का फोरियर ट्रांसफॉर्म के लेक्चर 2 में स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम फोरियर सीरीज का डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले पिछले लेक्चर का क्विक रिवीजन कर देते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म का सिग्निफिकेंस देखा। हमने देखा कि कैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल्स में कैसे कन्वर्ट करता है, कैसे वो किसी पर्टिकुलर इनपुट टाइम डोमेन वेव फॉर्म को उसके करस्पॉन्डिंग साइनोसॉइड्स में कैसे बदलता है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, फोरियर सीरीज क्या होता है। जो मैंने पिछले लेक्चर में ये वाला एग्जाम्पल लिया था, ये बेसिकली मैंने यहाँ पे फोरियर सीरीज ये लिखा था, लेकिन मैंने उस टाइम नाम नहीं लिया था क्योंकि मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म का बेसिक एसेंस समझना था। अब क्योंकि हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म पता चल चुका है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म का बेसिक एसेंस क्या है, तो अब हम फोरियर सीरीज के बारे में जानते हैं और फिर हम कंपैरिजन करेंगे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर सीरीज में क्या डिफरेंस, क्या सिमिलरिटीज हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फोरियर सीरीज समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम किसी भी सिग्नल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो हमारा कैटेगरी है वो नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स का है और दूसरा कैटेगरी हमारे पास पीरियोडिक सिग्नल्स का है। फोरियर ट्रांसफॉर्म तो हम दोनों ही केस में निकाल सकते हैं, लेकिन फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स हम सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल के केस में निकाल सकते हैं। और ये हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि पीरियोडिक सिग्नल्स एक स्पेशल प्रॉपर्टी फॉलो करता है और इसी खास प्रॉपर्टी के कारण हम इसका फोरियर सीरीज निकाल पाते हैं। एक्चुअल में हमारे पास पहला जो हमारे पास आइडिया था वो फोरियर सीरीज का था। हम क्योंकि हम पीरियोडिक सिग्नल्स का इजीली फोरियर सीरीज निकाल सकते थे, फिर हमने उसी फोरियर सीरीज के आइडिया को एक्सटेंड किया नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए और हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने लगे। और क्योंकि ये आइडिया पीरियोडिक सिग्नल से लिया गया था, नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए एक्सटेंड किया गया था, इसीलिए फोरियर ट्रांसफॉर्म नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए भी निकाला जा सकता है और पीरियोडिक सिग्नल के लिए भी निकाला जा सकता है। तो चलिए इस लेक्चर के लिए हम सिर्फ फोरियर सीरीज पे फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो स्पेशल प्रॉपर्टी होती है फोरियर सीरीज पीरियोडिक सिग्नल की, वो ये है कि जब भी हमारे पास कोई पीरियोडिक सिग्नल होता है, सपोज उसकी फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा है, तो जब हम उसका डिकम्पोजिशन करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो हमें जो साइनोसॉइड्स होते हैं वो इस ओमेगा के मल्टीपल में मिलते हैं। जैसे मुझे मिल सकता है साइन ओमेगा, साइन ओमेगा टी, मुझे इसके साथ में साइन 2 ओमेगा टी का भी टर्म मिल सकता है। लेकिन इन सब में अंतर होगा। वो अंतर क्या होगा कि इसका एम्पलीट्यूड सपोज 2 हो सकता है, इसका एम्पलीट्यूड सिर्फ 1 होगा, या और कोई आर्बिट्रेरी नंबर मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है। ये जो एग्जाम्पल ये मैंने पिछले लेक्चर में भी दिखाया था, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं। इसमें आप अगर नोटिस करेंगे तो वो वही प्रॉपर्टी फॉलो होती हुई दिख रही है। हमारे पास ये पीरियोडिक वेव फॉर्म है, इसका मैं लिख लिया है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा रेडियन पर सेकेंड है। तो जब इसका ट्रांसफॉर्म लिया गया, यहाँ पे अगर आपने पिछले लेक्चर में नोटिस किया होगा, तो जो इसका ट्रांसफॉर्म था उसमें जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स थे वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ओमेगा था। ओमेगा उसमें था ही, लेकिन उसके इंटीग्रल मल्टीपल्स ही थे, और कोई साइनोसॉइड नहीं था। जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे मेरे पास कोई साइन 1.5 ओमेगा टी नहीं है, या कोई भी फ्रैक्शनल नंबर, सिर्फ इंटीजर्स ही आपको मिलेंगे। 2 ओमेगा नॉट टी, 2 ओमेगा नॉट टी, ओमेगा नॉट, 1 ओमेगा नॉट। ऐसे ही आपको एक्सपोनेंशियल के केस में भी मिलेंगे। तो सिर्फ इसी इसी प्रॉपर्टी के कारण हम फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या है ये समझते हैं। फोरियर सीरीज कोफिशिएंट हमारे पास इस एग्जांपल केस में जो आपको A1, B1, C0, C1, ये सारे के सारे फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स हैं, क्योंकि फाइनली हमें तो यही चाहिए। अगर हमें फोरियर सीरीज कोफिशिएंट पता है उनके करस्पॉन्डिंग हार्मोनिक्स के। अब ये हार्मोनिक्स क्या है? तो हार्मोनिक्स कुछ नहीं है। हार्मोनिक्स जो मैंने इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी बोला, इसी को हम हार्मोनिक्स बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट हार्मोनिक क्या होगा किसी भी पर्टिकुलर वेवफॉर्म का, तो आप बोलेंगे कि ये जो टर्म है वो फर्स्ट हार्मोनिक है। मैं आपसे पूछूंगा सेकंड हार्मोनिक क्या है, तो आप ये वाला टर्म बोलेंगे। ऐसे ही थर्ड हार्मोनिक में 3 ओमेगा नॉट वाला टर्म बोलेंगे। तो ये हमारे पास हार्मोनिक्स कहते हैं, जो हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं फ्रीक्वेंसी के, इन्हीं को हम हार्मोनिक्स बोलते हैं। इसीलिए क्योंकि हम पीरियोडिक सिग्नल में हार्मोनिक्स की बात करते हैं, इसीलिए हम फोरियर सीरीज कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं। टाइम डोमेन में तो आप सबको पता ही होगा कि टाइम डोमेन में हमारे पास जो सिग्नल होता है उसका हम वेव फॉर्म प्लॉट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसी सिग्नल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बस रिप्रेजेंटेशन अलग है,
बाकी दोनों से ही सेम इन्फॉर्मेशन मिलता है। अगर मैं इन सबको ऐड अप कर दूँ तो भी मुझे वही सिग्नल मिलेगा, डिकम्पोज्ड फॉर्म में मुझे बस देखने का नज़रिया अलग हो गया है। अब इस पर्टिकुलर फॉर्म में मैं सिग्नल का एनालिसिस ईजिली कर सकता हूँ। मैं किसी भी पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड घटा बढ़ा के इस सिग्नल की प्रॉपर्टी को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, या फिर अगर मेरे पास कहीं से कोई और टर्म आ गया है तो मैं उसे इजीली फिल्टर आउट कर सकता हूँ, अगर मुझे इनपुट सिग्नल के बारे में नॉलेज है तो। मैं ये पता लगा सकता हूँ कि आउटपुट सिग्नल में जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो ड्यू टू नॉइज या ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स आया होगा, वो एक्चुअल में सिग्नल का पार्ट नहीं है। इसीलिए हमारे पास ये डिकम्पोजिशन नेसेसरी है। स्पेक्ट्रम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यहाँ पे दो एक्सिस बनाते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे टाइम एक्सिस और एम्पलीट्यूड एक्सिस थी। वाई एक्सिस तो ऑफकोर्स हमारे पास एम्पलीट्यूड एक्सिस ही होता है, लेकिन जो एक्स एक्सिस होता है उसको हम के से डिनोट करते हैं। के क्या है, के हमारे पास केथ हार्मोनिक है। अगर आपको इस के की वैल्यू पता है, केथ हार्मोनिक में हर एम्पलीट्यूड की वैल्यू पता है, तो आप ये पर्टिकुलर चीज इस डायग्राम को देख के लिख सकते हैं। जैसा कि मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, के की वैल्यू 1 है, इस केस में यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो 1/2 है। के की वैल्यू 2 है, उस केस में जो मैग्नीट्यूड है वो फिर से 1/2 है। और आपको मैं बोलूं कि आप इस डायग्राम को देख के ये इक्वेशन प्लॉट कर दीजिए, तो क्या आप नहीं कर पाएंगे? आप श्योर कर ही पाएंगे। आप वापस से जाएंगे, क्योंकि जीरो फ्रीक्वेंसी कोई कंपोनेंट नहीं है, तो ये वाला जो वैल्यू है जीरो हो गया। अब आपने देखा के इज इक्वल टू 1 में यहाँ पे जो नंबर होता है ना, जो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, वही तो के है यहाँ पे, और कुछ नई चीज थोड़ी ना है। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ओमेगा के साथ 1 है, यहाँ पे ओमेगा के साथ 2 है। तो आपको ये चीज पता चल गई, तो आपको ये पता होगा कि जो हमारे पास इस के की वैल्यू देख के आपको उसके हार्मोनिक के मैग्नीट्यूड के बारे में पता चल जाएगा। जैसे कि अगर मैं इस पर्टिकुलर सिग्नल को एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखूं, तो मैं इजीली लिख सकता हूँ कि मेरे पास फर्स्ट हार्मोनिक है, तो फर्स्ट हार्मोनिक के लिए मैं इजीली लिख सकता हूँ e⁻j1 ओमेगा नॉट टी। अब इस हार्मोनिक का जो एम्पलीट्यूड था वो 1/2 था। इसके साथ में मेरे को क्या और चीज मिल रही है, इसके साथ में मिल रही है मेरे पास e⁻j2 ओमेगा टी है, और इसके साथ में मेरे पास जो एम्पलीट्यूड है वो 1 है। तो मैं वापस से इस डायग्राम को देख के ये इंफॉर्मेशन जो मेरे पास थी ये रिकंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। बस यही हमारे पास स्पेक्ट्रम है, और यही हमारे पास हार्मोनिक का कॉन्सेप्ट है। अब इस चीज में अगर आप ध्यान देंगे, तो जो मेरे पास एक्सिस है इसमें इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है, या 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे केस में यहाँ पे 1 है। इस इसका डिफरेंस 1 है, इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर मैं सीधा सीधा ओमेगा के डोमेन में बात करूँ, तो जो उस डोमेन में ओमेगा की डोमेन में मैं ये बोल सकता हूँ कि इनके जो बीच का डिफरेंस है वो ओमेगा नॉट है। क्योंकि इस टर्म से इस टर्म को जाने के लिए मेरे को यहाँ पे 1 ओमेगा लग रहा है, यहाँ पे 2 ओमेगा लग रहा है, तो जो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो ऑफकोर्स ओमेगा है। इसीलिए हम इस इंफॉर्मेशन को दोबारा से प्लॉट नहीं करते। हम चाहते थे यहाँ पे 1 ओमेगा 2 ओमेगा लिख सकते थे, और वापस हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख देते, लेकिन ये ओमेगा की इंफॉर्मेशन रिडंडेंट होगी, जो हमें पता है के के साथ ऑलरेडी यहाँ पे एक ओमेगा जुड़ा हुआ है, जो कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एग्जैक्ट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, जैसे 3 हर्ट्स, 9 हर्ट्स, 4 हर्ट्स, 4 रेडियन पर सेकेंड, 5 रेडियन पर सेकेंड। आई होप ये चीज़ आप क्लियर होगी। अब हम देखते हैं कि कैसे हम फोरियर एनालिसिस करेंगे, मतलब फोरियर सीरीज एनालिसिस करेंगे। इसके लिए हमारे पास दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन ये कि हम कैसे टाइम डोमेन सिग्नल से फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में जंप करें, दैट इज यहाँ से यहाँ कैसे आए। और अगर हम और दूसरी चीज, दूसरा इक्वेशन हमारे पास उस इस चीज के लिए कि कैसे हम फ्रीक्वेंसी डोमेन से वापस टाइम डोमेन में जाएं। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में जाना काफी सिंपल दिख रहा है, क्योंकि हमें सिर्फ एडिशन करना है, और अगर हमें एडिशन करना है तो हम इसके लिए इजिली एक फॉर्मूला बना के लिख सकते हैं। तो चलिए वो दोनों हम फॉर्मूले को देख लेते हैं कि वो दोनों फॉर्मूले हमारे पास क्या है। जो पहला इक्वेशन है इसे हम सिंथेसिस इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक्स टी को सिंथेसाइज कर रहा है। हम ये सारे एडिशन, ये हमने समेशन का साइन लगाया जो कि इन सारे एडिशन को डिनोट करता है। यहाँ मैंने सिर्फ सेकंड वाला फॉर्म लिखा है, और इस सेकंड वाले फॉर्म का एक स्पेशल नाम है जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज, और जो फर्स्ट वाला फॉर्म है इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। तो जो हमारे पास जो ये जो इक्वेशन लिखा है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज के लिए लिखा है। ये सारी क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म है, यहाँ पे अगर मैं के की वैल्यू पुट अप करते जाऊँ तो मुझे वापस ये सीरीज मिल जाएगी, और इन सबका ही एडिशन हमारे पास एक्स टी होता है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था। आगे जब हम अगर हमें टाइम डोमेन सिग्नल से फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में जाना है और इनके सारे फोरियर सीरीज कोफिशिएंट कैलकुलेट करने हैं, तभी तो मैं पता लगा पाऊंगा कि इनके एम्पलीट्यूड्स क्या हैं साइन वेव के।
या कोसाइन वेव के या पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के। तो इस केस में मैंने कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के एम्पलीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला लिखा है, जो कि ये है। हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं ओवर द टाइम पीरियड और डिवाइड करते हैं बाय दैट टाइम पीरियड, और हमारे पास ये एक पर्टिकुलर इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं। इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करने के बाद हमारे पास, अगर हम यहाँ k की वैल्यू 1 लिखेंगे तो t1 की वैल्यू मिल जाएगी, k की वैल्यू 2 लिखेंगे तो c2 को मिल जाएगी। हम चाहे तो जनरलाइज्ड रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। फाइनली इसको इंटीग्रेट करके हम फाइनली जो रिजल्ट आएगा उसमें 1 2 3 को k की वैल्यू पुट अप करके हम सॉल्यूशन इजिली सारे कोफिशिएंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सबसे इजी जो एग्जाम्पल होगा वो कॉस का होगा। क्यों कॉस का होगा? क्योंकि कॉस को हम इजीली एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में लिख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कॉस का। यहाँ पे कॉस 3t लिया है। इसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो 3 रेडियन पर सेकेंड मैंने एज्यूम किया है। इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ 1 लेता तो आप शायद कंफ्यूज हो जाते इसका स्पेक्ट्रम प्लॉट करने के लिए, लेकिन अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि k की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो चलिए देखते हैं, आगे आपको समझ में आ जाएगा। जो हम इस कॉस का टर्म है इसको हम इजिली कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑयलर्स फार्मूला। और मैंने सेकंड स्टेप में इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिख लिया है सेम इक्वेशन को, e रेज़ टू प्लस जे थ्री ओमेगा नॉट टी प्लस e रेज़ टू माइनस जे थ्री ओमेगा नॉट टी डिवाइड बाई 2। ये कॉस को हम ऐसा लिखते हैं, आपने ये अपने हायर स्टडीज, मतलब आपने इसको अपने हाई स्कूल या 12th क्लास में पढ़ा ही होगा। आगे जब मैंने इसको सेपरेट करके लिख लिया तो मैं वापस इसी फॉर्म से कंपेयर करता हूँ। इस फॉर्म से कंपेयर करने के लिए मुझे मुझे सबसे पहला जो टर्म देखना होता है वो एक्सपोनेंशियल का देखना होता है, ताकि मैं पता लगा पाऊँ इनमें से हम कौन से एक्सपोनेंशियल की बात कर रहे हैं। अब जब मैं एक्सपोनेंशियल का टर्म देखा तो मुझे यहाँ पे जे थ्री टी दिखा। अब मेरे को कंपेयर करना है इस जे थ्री टी को के ओमेगा नॉट टी से, क्योंकि यही तो मुझे बताएगा कि मेरे पास कौन से एक्सपोनेंशियल की वैल्यू है। यहाँ पे 2 ओमेगा की है या 3 ओमेगा है, इस पर्टिकुलर के की वैल्यू ही तो बताती है। तो k की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं इस ओमेगा नॉट की वैल्यू वापस यहाँ पे 3 रख दिया और k 3t से मैंने कंपेयर किया। तो मुझे पता चला कि इस केस में जो k की वैल्यू है सेकेंड वाले के केस में वो -1 है, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन ये -1 एक्स्ट्रा है। तो ये मेरे पास जो k की वैल्यू है वो -1 है। तो इससे मुझे पता चल गया कि जो मेरे पास ये वाला कोफिशिएंट है वो एक्चुअल में c ऑफ -1 है, क्योंकि c ऑफ -1 के साथ ही यहाँ पे उसका माइनस के आएगा। वैसे ही अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो यहाँ पे k की वैल्यू +1 है। तो इससे मुझे पता चल गया ये जो कोफिशिएंट लिखा है वो एक्चुअल में c1 लिखा है। अब जब मुझे ये नॉलेज मिल गया है कि मेरे पास c नॉट और c1 मेरे को पता ही चल गया है, तो मैं इजिली इसका स्पेक्ट्रम प्लॉट कर सकता हूँ। तो चलिए जल्दी से इसका स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। अब ये इसका स्पेक्ट्रम मैंने यहाँ प्लॉट करके पहले से रखा हुआ है। इस स्पेक्ट्रम में मेरे पास अब मुझे इसका इन्फॉर्मेशन लेना है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। फ्रीक्वेंसी डोमेन में मेरे पास टी की वैल्यू और के की वैल्यू तो इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा ग्राफ में गया, मैं यहाँ पे इस बार पूरा पूरा लिख देता हूँ के ओमेगा नॉट, जबकि मैं बता चुका हूँ कि वो जो ओमेगा नॉट है वो एक रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है। जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे एक रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन, मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन तो ये भी है, लेकिन अगर मैं इस एक्सिस को सिर्फ ओमेगा नॉट के रिस्पेक्ट में प्लॉट करता तब मुझे यहाँ पे हर ओमेगा की वैल्यू बताना जरूरी था, क्योंकि मेरे को के नहीं पता था। लेकिन अगर मुझे के पता है, मुझे बार बार ओमेगा नॉट बताने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार के की वैल्यू के हिसाब से ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा और मुझे एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, जैसा कि आपको मैं इस केस में करके ही बताता हूँ। यहाँ पे के की वैल्यू मैंने 1 यहाँ निकाली, मैंने के की वैल्यू यहाँ 1 लिखी और प्लॉट कर दिया 1/2। यहाँ के की वैल्यू -1 लिखी, प्लॉट कर दिया 1/2, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था। अब इस पर्टिकुलर डायग्राम से मुझे वापस सेम ओरिजिनल सिग्नल पे जाना है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है, या फिर ये बताना है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी, एग्जैक्ट कौन सी फ्रीक्वेंसी इस पर्टिकुलर सिग्नल में प्रेजेंट थी, तो वो भी मैं बता। एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे के के साथ उस पर्टिकुलर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को बताना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट हार्मोनिक जो है इसका, उसका एम्पलीट्यूड बताओ। फर्स्ट हार्मोनिक एम्पलीट्यूड तो आप देख के ही बता सकते हैं कि ये 1/2 है। फर्स्ट हार्मोनिक C1 होता है। सेकंड हार्मोनिक पूछता तो आप बोलते सेकंड हार्मोनिक तो है ही नहीं, क्योंकि सेकंड हार्मोनिक में आउट का जो वो हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो मेरे पास सेकंड हार्मोनिक का जो एम्पलीट्यूड है वो ऑफकोर्स यहाँ पे 0 है। मतलब इस कंडीशन में सिर्फ हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अलावा सारे टर्म 0 है। और जितने फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट हैं वो हमारे पास के ओमेगा नॉट
प्रेजेंट है और के ओमेगा इसमें से के की वैल्यू 1 या -1 प्रेजेंट, मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिख रहा हूँ, तो के की मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, तो मेरे पास सिर्फ ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट। अगर ये बाई चांस कोई और सिग्नल होता और यहाँ पे मेरे पास सेकंड हार्मोनिक भी प्रेजेंट होता, उसका कुछ एम्पलीट्यूड होता, सपोज 154 होता, तो मुझे ये बताना पड़ता कि उसमें कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, और उन फ्रीक्वेंसीज को अगर मुझे लिखना पड़ता तो ऑफकोर्स यहाँ पे मैं 3 रेडियन पर सेकेंड तो लिखता ही, लेकिन साथ में मुझे यहाँ पे 6 रेडियन पर सेकेंड भी बताना पड़ता, क्योंकि मेरे पास एक सेकेंड हार्मोनिक प्रेजेंट है, और सेकेंड हार्मोनिक का मतलब ही है कि जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा वो 6 रेडियन पर सेकेंड होगा। वन मोर वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग हियर, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मैंने मतलब जो हम एग्जांपल्स देख रहे हैं उसमें मैंने यहाँ पे मॉड क्यों लगाया है, पहला, और दूसरा ये हमें निगेटिव फ्रीक्वेंसीज प्लॉट करने की क्या ज़रूरत है जब मुझे फाइनली सेम मिलने वाला है। तो जो हमारे पास सबसे पहले इस मैग्नीट्यूड साइन की बात करता हूँ। जब हम फोरियर सीरीज कोफिशिएंट निकालते हैं, स्पेशली जब हम एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट निकालते हैं, तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होता है, जो हमारे पास उसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट होता है, वो कभी कभार कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अब कॉम्प्लेक्स होगा तब हमारे पास दो प्लॉट बताने पड़ेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के पास दो चीजें होती हैं, एक तो उसका एम्पलीट्यूड और दूसरा फेज। तो उसका जो स्पेक्ट्रम बनेंगे वो भी दो बनेंगे, एक हमारे पास एम्पलीट्यूड का स्पेक्ट्रम बनेगा, इसे हम एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम बोलेंगे, और एक फेज बताने के लिए स्पेक्ट्रम बनेगा कि कौन से हार्मोनिक में कितना फेज डिफरेंस है, उस चीज को बताने के लिए एक फेज स्पेक्ट्रम बनेगा। तो क्योंकि हमारे पास इस कॉस के टर्म्स में रियल नंबर्स थे, इसलिए मैंने सिर्फ एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम प्लॉट किया, फेज स्पेक्ट्रम की यहाँ जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि फेज थ्रू आउट जीरो ही रहेगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता, यहाँ पे जे का टर्म होता, तो +90 या -90 हमारे पास फेज हो सकता था, जैसा कि साइन के केस में होगा ही। इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम प्लॉट कर लिया, और मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम बताने के लिए मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड का साइन लगाया। और दूसरी चीज़ ये कि मैं यहाँ पे निगेटिव फ्रीक्वेंसीज बताने की क्या ज़रूरत है जब यहाँ पे मुझे सेम चीज़ मिल रही है। तो उसका आंसर ये है कि जब हमारे पास रियल सिग्नल्स होते हैं, जो कि हम इजीली टाइम डोमेन में देख सकते हैं, जो रियल सिग्नल्स होते हैं वो सभी के सभी फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमेशा एक सिमेट्रिसिटी फॉलो करते हैं। जैसा आपको पॉजिटिव साइड में स्पेक्ट्रम दिखेगा, वैसा ही आपको निगेटिव साइड में स्पेक्ट्रम दिखेगा। और दूसरी चीज, जो इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम होगा, चाहे वो कोई भी सिग्नल हो, रियल हो या कॉम्प्लेक्स, हमेशा ही मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम एक इवन फंक्शन होगा। और साथ ही साथ जो हमारे पास, अगर हमारे पास रियल सिग्नल है तो उसका फेज स्पेक्ट्रम और सारी चीजों में एक सिमेट्री क्लियरली दिखेगी। आगे चल के हम देखेंगे कि इनका भी क्या मतलब होता है, क्यों हमें निगेटिव चीज बताना जरूरी है, क्योंकि जब हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी टर्म मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी चीजें हमारे पास शिफ्ट भी होंगी आगे पीछे। तो जो ये हमारे पास निगेटिव में है वो कभी कभार पॉजिटिव में भी शिफ्ट हो सकता है। इस दूसरा कारण ये भी हमें इस नेगेटिव डोमेन को रिप्रेजेंट करने का। आगे चल के हम और भी चीजें क्लियर करेंगे, तो फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर होगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। थैंक यू।